हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से हम हाजिर हैं अपने एक नए वीडियोज़ के साथ। तो ये भी वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा पहले की अपेक्षा यूज़फुल होने वाले हैं। तो ये जो वीडियोज़ है पीपीएससी टीचर एग्ज़ाम्स के लिए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं अप्रैल में भी, नहीं सॉरी, अगस्त में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं में भी, उसी में ये हमारे इतिहास का शॉर्ट नोट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत है कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत मतलब हमें किस तरह से जानकारियाँ मिलती हैं कि पहले के लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या कैसे करते थे। तो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें इतिहासकारों ने इसे दो भागों में बांटा, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है फ्रेंड। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो वो स्रोत होते हैं जो उत्खनन से प्राचीन अवशेष के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो खुदाई के द्वारा जो भी अवशेष मिलते हैं वो होता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि अभिलेख, सिक्का, भवन अवशेष, स्मारक, मूर्तियाँ एंड चित्रकलाएँ, इन सबको पुरातात्विक स्रोत के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अभिलेख के बारे में जानते हैं। अभिलेख है क्या? तो अभिलेख जो है हमारा, अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी। ठीक है, या अभिलेख शास्त्र। और एक बोगज कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है या भारत से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है, और जिसे 1400 ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। 1400 ईसा पूर्व में क्या क्या हुई थी उसमें ये बोगज कोई अभिलेख से जानकारियाँ मिलती है। और उसमें किस किस की मिलती है? तो देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण, सत्य आदि का वर्णन है। और नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे प्राचीनतम अशोक के अभिलेख है। और क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन से? तो अशोक के अभिलेख है, और ये 3री सदी ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। और ये जो है अशोक के जो अभिलेख लिखा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरेमाइक लिपि और यूनानी लिपि में लिखा हुआ है, और तथा प्राकृत भाषा में लिखा गया ये अभिलेख है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में पूछता है, खरोष्टी लिपि जो है वो कहाँ से कैसे लिखी गई है? तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं, और ब्राह्मी लिपि जो है बाईं से दाईं ओर का लेखन को हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, और अशोक ने अपनी ईरानी शासक दारा प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेख जारी किया था। तो अशोक का जो अभिलेख है वो दारा प्रथम से प्रभावित होकर इन्होंने भी अपना अभिलेख जारी किया, और उसमें ये अपने जो भी काम किए हैं वो सारे अपने उस अभिलेख में लिखे। और इनके अभिलेख की जो भाषा थी वो किस किस में थी? तो अभी हमने पढ़ा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, यूनानी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और बाईं लिपि जो है वो दाईं से बाईं से दाईं ओर लिखन है, और खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिपि है। और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला जो है वैज्ञानिक पढ़ने वाले जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक का नाम मास्की, अशोक, गुर्जरा, उदयगोलन, निट्टूर अभिलेखों से मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख मुझसे संबंधित तथ्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है। तो पहला है प्रयाग प्रशस्ति। ये हरिशसेन द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन होता है। जूनागढ़ अभिलेख आ गया, ये गिरनार में है, और ये जो गिरनार में मिला है, और इसे रुद्रदामन और स्कंद गुप्त से संबंधित ये अभिलेख है। यानी रुद्रदामन और स्कंद गुप्त का के बारे में वर्णन किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है नासिक अभिलेख। इसे गौतमी बल्लभ श्री ने लिखवाया, और इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन मिलता है नासिक अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख जो है वो रविकृति ने लिखा है, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन मिलता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल यानी कलिंग नरेश से संबंधित है। ग्वालियर का जो अभिलेख है वो प्रतिहार शासक भोज से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा शासक यशुवर्मन एवं कुमार गुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है भित्री अभिलेख, या स्कंद गुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल का शासक विजय सेन से संबंधित है। और गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश के विजयनगर में स्थित है, और यह यूनानी राजदूत हेलियाडोरस के द्वारा जारी किया गया है।
तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट अभिलेख थे। अब हम लोग आ जाते हैं मुद्रा के बारे में। तो जो भी पुरातात्विक में जो जो भी स्रोत है जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उन सब का वर्णन हम कर रहे हैं। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो चलिए, मुद्राओं का अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। हड़प्पा कालीन मोहरों को भी मुद्राओं के रूप में जाना जाता है, किंतु ये मुलायम सेल खड़ी के बने थे। पुराने सिक्के लाइक तांबा, चांदी, सोना, शीशा धातु के बनते थे। पक्की मिट्टी के बने मुद्राओं के साँचे कुषाण काल से प्राप्त होते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे भारत में प्राचीनतम सिक्कों को ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। और आहत मुद्राओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात क्या क्या है थोड़ा जान लेते हैं। ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुए हैं। ये चांदी के प्राप्त होते हैं और इन पर चिन्ह मात्र बने होते थे बस। नेक्स्ट हमारा आरंभिक सिक्के अधिकांश चांदी के प्राप्त होते थे, जिसमें पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र और आदि आकृतियाँ बनी होती थी। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल के हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था, और शुद्ध सोने का सिक्का जो था वो कुषाण ने जारी किया था, और जो सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है वो गुप्त शासकों ने जारी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने जारी किया, और सर्वाधिक सोने का सिक्का जिसमें वो मिलावट उलावट थी वो ज़्यादातर गुप्त शासकों ने जारी किया। ठीक है, सोने से रिलेटेड 3 बातें हैं। नेक्स्ट हमारा सीसा, रांगा, प्रोटीन इत्यादि जैसे कम मूल्य के धातुओं के सिक्कों को सातवाहन शासकों ने जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूर्तियाँ। मूर्तियों से क्या क्या जानकारियाँ मिलती है प्राचीन भारत में, तो देखते हैं। प्राचीनतम मूर्तियाँ हड़प्पा काल के प्राप्त होते हैं। ये मिट्टी की मूर्तियाँ थी जिन्हें मृण मूर्तियाँ कहा जाता है। मानव आकार की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ। ठीक है, भारत की प्रमुख मूर्ति का निर्माण कला शैलियाँ थी। क्या क्या, एक मथुरा शैली थी जो उत्तरी भारत में है और इसमें जैन धर्म की अधिकांश मूर्तियाँ मिलेगी। अमरावती शैली जो है दक्षिण भारत में है। गंधार शैली जो है पश्चिमोत्तर भारत की है, इसमें बौद्ध धर्म की अधिकांश मूर्तियाँ मिलेंगी। और गंधार शैली जो है वो मथुरा शैली और यूनानी हेलेनिस्टिक आर्ट दोनों मिलाकर गंधार शैली बनता है। और बुद्ध और महावीर की प्राचीनतम मूर्तियाँ जो है वो मथुरा शैली से प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा भवन अवशेष। भवन अवशेष से हमें क्या जानकारियाँ मिलती है कि भारत में प्राचीनतम भवन अवशेष हड़प्पा काल के होते हैं। और प्राचीन भारत से संबंधित भवन अवशेषों में मंदिरों का महत्व है, जिनका निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ होता है। और भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। पहला नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली जो उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली की जो प्रचलन है वो दक्षिण भारत में है, और बेसर शैली जो है वो मध्य भारत में है। ठीक है, नागर शैली तथा द्रविड़ शैली मिश्रित रूप बेसर शैली है। नागर और द्रविड़ का मिश्रित रूप जो है वो बेसर शैली है। नेक्स्ट अब हमारा आ गया चित्रकलाकृतियाँ। तो चित्रकलाकृतियाँ में भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, और यह चित्रकारी की प्रारंभिक अवस्था थी। भीमबेटका की चित्रकला में मानव का शिकार करते चित्र है। प्राचीन भारत की चित्रकलाकृति में सबसे महत्वपूर्ण अजंता के गुफाओं के चित्र हैं, और ये चित्र जो है औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इनमें सबसे प्रमुख माता और शिशु का चित्र तथा मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। नेक्स्ट हमारा मृदभांड, यानी कि मिट्टी के बने बर्तन को मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के लोग कहते थे। तो ये विश्व संदर्भ में प्राचीनतम मृदभांड जो पानी मांडू यानी कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत में प्रमुख मृदभांड के प्रकार है काले व लाल मृदभांड, गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिस्टार मृदभांड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है अब साहित्यिक स्रोत में हम आ जाते हैं। तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, एक देशी और एक विदेशी। ठीक है, तो देशी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को रखा जाता है। धार्मिक साहित्य में मुख्यतः निम्नलिखित 3 धर्मों से संबंधित है। पहला ब्राह्मण देव धर्म ग्रंथ, दूसरा बौद्ध, तीसरा है जैन।
तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या है? ये वैदिक साहित्य, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को वैदिक साहित्य भी बोलते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का मुख्य रूप से वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा इनसे संबंधित वैदिक ग्रंथ है उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथ शामिल है। साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्राचीनतम साहित्य 4 है। ऋग्वेद जो पद रूप में है, यजुर्वेद जो गद्य और पद दोनों में है, सामवेद जो है वो पद रूप में है और अथर्ववेद भी पद रूप में है। तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वेद ईश्वर कृत है, अर्थात इसकी रचना व्यक्ति विशिष्ट नहीं की है, यानी कि ये भगवान की ही देन है। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान वैदिक ग्रंथ संकलन के रूप में प्राप्त है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण देवपायन वेद व्यास है। वेदों से संदर्भित ऋषि क्या है? ऋग्वेद जो है वो ऋषि होता या होत्री है। सामवेद के ऋषि उद्गात या उद्गात्री है। यजुर्वेद का अधर्यु है और अथर्ववेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ है। पुराण भी ब्राह्मण ग्रंथ है। ये कथा रूप में पाए जाते हैं तथा इसकी संख्या 18। जो पुराण हम लोग कथा के रूप में सुनते हैं, इसकी संख्या 18 है पुराण की। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। इसमें सातवाहन शासकों का अधिक वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण आ जाएगा तो मत्स्य पुराण है और इसमें सातवाहन शासकों का अधिक वर्णन किया गया है। वायु पुराण जो है, वायु पुराण में गुप्त काल का वर्णन ज़्यादा है और विष्णु पुराण में मौर्य काल का वर्णन ज़्यादा है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, मत्स्य पुराण में सातवाहन शासकों का वर्णन है और ये सबसे प्राचीनतम पुराण है। वायु पुराण में गुप्त काल से संबंधित है और विष्णु पुराण जो है मौर्य काल से संबंधित है, यानी कि मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। नेक्स्ट है हमारा वैदिक ग्रंथों के बाद सूत्र साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सूत्र साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब हम लोग को अगर कंपटीशन, क्योंकि डे बाय डे हमारा बहुत ही हार्ड हो रहा है, तो हमें अब पूरी डीपली कोई भी सब्जेक्ट पढ़नी हो, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, कोई भी पढ़नी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर मैथ्स हो, कुछ भी हो, तो हम लोग को डीपली पढ़नी है, तभी जाकर हमारे क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। अगर चूँकि बीपीएससी जब एग्ज़ाम ले रहा है हमारे टीचर्स का, तो ऑब्वियसली 5 ऑप्शन देगा, जिसमें नॉन ऑफ दीज रहेंगे और एक से अधिक आंसर होंगे ई ऑप्शन। तो उस ई ऑप्शंस के लिए हमें क्या है कि अच्छे से डीपली बुक को पढ़नी है, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे। धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। तो स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म का प्राचीन कानून ग्रंथ है, यानी कि इनमें सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति है और मनुस्मृति का सबसे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया। इसके अतिरिक्त जो है नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायनी स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि बाद की स्मृतियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं। हम बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के उपदेशों तथा बुद्ध की जीवनी से संबंधित तथ्यों को बौद्ध धर्म ग्रंथों में संकलित किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है, यानी कि पिटक शब्द का अर्थ होता है पिटारा, और ये 3 पिटक ये है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें क्या है कि सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध जितने भी उपदेश दिए हैं उनकी जीवनी का उल्लेख मिलेगा। विनय पिटक में संघ के नियमों का बारे में जानकारी मिलेंगी कि जो वहाँ मठ के लोग रहते थे किस तरह के नियम कानून वहाँ बने थे। और अधिधम्मति पिटक में जो है वो बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा बौद्ध ग्रंथों में जातक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि जातक किससे से संबंधित है, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से। तो याद रखिएगा जातक शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें क्या है, ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ये पाली भाषा में लिखी गई है और ये जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एक और बौद्ध रचना है मध्यम कालिका, जो है वो नागार्जुन की रचना है या बौद्ध दर्शन से संबंधित साहित्य है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, सिहली द्वीप यानी जो श्रीलंका में इससे संबंधित अनुश्रुतियाँ मानी गई, जबकि कंग्यूर और तंग्यूर जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु लामा तारानाथ ने किया है।
अब आ जाते हैं हम लोग जैन धर्म की ओर। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स है फ्रेंड, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वो जैन धर्म ग्रंथ जो है वो आरंभिक जैन ग्रंथों को पूर्व कहा गया है। इनकी संख्या 14 है और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहा गया है, पूरे जैन साहित्य को आगम कहा गया है। इसमें जो है 12 अंग, 12 उपांग, 6 छंद, सूत्र, प्रकरण आदि है। आगम ग्रंथों की रचना जो की है वो वल्लभी ने की है, जो कि गुजरात में की गई है और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और नेक्स्ट है हमारा कल्प सूत्र की रचना जो है जैन भिक्षु भद्रबाहु द्वारा की गई है और यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्व हेमचंद द्वारा रचित है, यह संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ के धर्म ग्रंथ के बारे में जान जाते हैं। अब हमारा अन्य में आ जाएगा महाकाव्य रामायण के बारे में। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है और ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें 66,600 श्लोक थे। इसमें कालांतर में 1200 श्लोक थे और वर्तमान में आए 24,000 श्लोक हो गए हैं। और महाभारत में आ जाते हैं कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है और ये वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं तथा इसमें इसे सत्य शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहा जाता है। प्रारंभ या 8,800 श्लोक थे इसमें जय संहिता कहा गया है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। कालांतर में 24 श्लोक हुए हैं। यह भारत या चतुर्विंशति संहिता कहलाया। नेक्स्ट हमारा धर्म निरपेक्ष साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र है। इसकी रचना अर्थशास्त्र की रचना जो की है वो कौटिल्य को ही चाणक्य या विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। यह भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। यह 15 भागों में बटा हुआ है। यह मौर्य काल से संबंधित है और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली तथा अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहा जाता है। द प्रिंस मैकियावेली द्वारा लिखी गई पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। द प्रिंस जो है मैकियावेली द्वारा लिखी गई पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना विशाखदत्त ने की है और इसमें भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो मुद्रा राक्षस का आता है क्वेश्चन में कि इनके राइटर कौन है, तो राइटर है विशाखदत्त और इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है और ये मौर्य वंश से संबंधित ये भी है मुद्रा राक्षस भी। इसमें समुद्र मौर्य को वृषल निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्राचीन भारत के ग्रंथों में अष्टाध्यायी का भी महत्वपूर्ण स्थान है और इनके रचनाकार है पाणिनि और यह व्याकरण पर लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक है। महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टीका है और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। अब आ जाते हैं हम लोग विदेशियों का वर्णन। तो विदेशियों का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि विदेशी यात्रियों को 3 भागों में बांटा गया, यूनानी यात्री, चीनी और अरबी यात्री। तो पहले हम लोग यूनानी यात्री लेखक के बारे में जान जाते हैं कि विदेशी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण यूनानी लेखक है। इनको 3 भागों में बांटा गया, सिकंदर के पूर्व, सिकंदर काल, सिकंदर के बाद। ठीक है, सिकंदर पूर्व के लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं हमारे हेरोडोटस और टेसियस। प्रमुख है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है और टेसियस एक ईरानी वैद्य था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिकंदर पूर्व में ये लेखक आए थे हेरोडोटस और टेसियस। हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और टेसियस जो है वो ईरानी वैद्य था। सिकंदर कालीन लेखकों में कुछ महत्वपूर्ण आए थे जिनका नाम था नियार्कस, अरिस्टोबुलस एवं अनोसिक्रियटस। और सिकंदर के बाद वाले जो लेखक है वो है मेगास्थनीज। इसके अतिरिक्त है डायमेकस, डायनोसिसस, जास्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, ये सब लेखक सिकंदर के बाद आए हुए हैं। और मेगास्थनीज जो है वो इंडिका की रचना किए हैं और इसकी मूल प्रति हमें प्राप्त नहीं होती है। इंडिका का श्वानबेक ने वर्तमान इंडिका का संकलन किया। प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई है। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री की रचना जो है वो प्लिनी द्वारा किया गया है। इसमें जीव जंतुओं का वर्णन मिलेगा। टॉलमी जो है वो ज्योग्राफी की रचना की है और इसमें जो है विश्व का भौगोलिक वर्णन किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है। यह एक अज्ञात नाविक यात्रा वृत्तांत है। अब आ जाते हैं हम लोग चीनी लेखक में। तो चीनी लेखकों में सबसे पहले हमारे आ जाएंगे फहियान, जो भारत आया
चीनी लेखकों में सबसे पहले फाहियान आया भारत में। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, यह जो है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के पास आए और वह 4वीं सदी में आया था फाहियान। फाहियान के बाद आने वाले चीनी यात्री है ह्वेन-सांग, ये और उसके बाद ये 7वीं सदी में भारत आए। फाहियान जो है वो 4वीं सदी में भारत आए थे और ह्वेन-सांग जो है 7वीं सदी में भारत आए। ये हर्षवर्धन के दरबार में गए थे। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में गए थे। ह्वेन-सांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आए। नेक्स्ट है हमारा उससे धार्मिक यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसे, ह्वेन-सांग को। उसकी पुस्तक सी युग की है, ह्वेन-सांग की जीवनी वेली ने लिखी है। उसके बाद इतिसिंह एक अन्य चीनी यात्री है जो कि ये भी 7वीं सदी में ही भारत आए थे। तिब्बती लेखक में लामा तारानाथ जी भी इस महत्वपूर्ण है, जो कि बौद्ध धर्म के धर्म गुरु को लामा कहा जाता है, बौद्ध धर्म गुरु को लामा कहा जाता है। नेक्स्ट है इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तक तंगीर जो कि हम अभी पढ़े हैं, ये तिब्बती लेखक है। ये पुस्तकें 12वीं सदी से संबंधित है। और आगे जाए अब हम लोग अरबी लेखक में हमारा अल बरूनी आ जाएंगे। अल बरूनी का बुक था किताबुल हक, ये अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। अल बरूनी के समकालीन लेखक फिरदौसी तथा उत्बी थे, जिनकी पुस्तकें क्रमशः शाहनामा और तारिक ए यामिनी हैं। अरबी लेखकों के अंतर्गत सुलेमान आदि को रखा जा सकता है। तो अब हम लोग, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम इसका पार्ट सेकंड लाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियोस के साथ और हमारे चैनल के साथ। जो लोग नए हैं मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टोटल PDF 138 है, यानी 138 है, जो कि हम चाह रहे हैं कि हम इस वीडियोस में आप लोग के पास ये PDF पहुंचा दें। जो लोग भी खरीदने में समर्थ नहीं हैं वो हमारे इस वीडियो से फ़ायदे ले सकते हैं। तो हमारा ये चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह से हम लोग 155 टोटल पेज है, तो हम लोग टोटल पेज को पढ़ जाएंगे इसी में ही। तो चलिए रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टाटा।